नमस्कार, मैं ए.के. ओझा आप सभी का आज के फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के क्लास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पार्ट 4 में हम लोग अपवर्तन के समीकरण μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r की स्थापना करेंगे किसी उत्तल सतह के लिए जहां उत्तल सतह से बना प्रतिबिंब आभासी होगा। पिछली क्लास में आपको याद होगा इसी इक्वेशन को हमने कॉन्केव सरफेस के लिए प्रमाणित किया था, अवतल सतह के लिए सिद्ध किया था और ये देखा था कि अवतल सतह से बना प्रतिबिंब आभासी होता है और उस प्रतिबिंब के लिए μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r होता है। चूंकि किसी उत्तल अपवर्तक सतह से कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टेड सरफेस से लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट का वर्चुअल और रियल दोनों टाइप का इमेज फॉर्मेशन कर सकती हैं। कब कैसा इमेज बनेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सरफेस से ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखा गया। इसका मतलब कि कॉन्वेक्स सरफेस से इस इक्वेशन को दो तरह से हम प्रमाणित कर सकते हैं या दो अलग अलग कंडीशन में दो बार प्रमाणित करेंगे। फर्स्ट केस इज फॉर कॉन्वेक्स सरफेस इफ इमेज इज वर्चुअल। यदि किसी उत्तल अपवर्तक सतह से आभासी प्रतिबिंब बनता हो तो उस आभासी प्रतिबिंब की स्थिति में अपवर्तन के समीकरण μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r की स्थापना आज की क्लास में हम करेंगे। शुरू करते हैं। इस इक्वेशन को अब उत्तल सतह से प्रमाणित करने के लिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं। माना ये कोई एक उत्तल अपवर्तक सतह है AB, जिसका ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर सतह को विभाजित करता है वो सतह का मध्य बिंदु होने के कारण सतह का ध्रुव या प्रकाशीय केंद्र P कहलाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई अपवर्तक सतह APB है जो μ1 एवं μ2 अपवर्तनांक वाले दो माध्यमों को विभाजित करता है। सतह APB के सामने μ1 अपवर्तनांक का कोई प्रकाशीय माध्यम है जबकि APB उत्तल सतह के पीछे या दूसरी ओर μ2 अपवर्तनांक का प्रकाशीय माध्यम स्थित है। μ1 प्रकाशीय माध्यम में सतह के सामने सतह से कुछ अधिक दूरी पर कोई एक प्रकाशीय बिंदु स्रोत O स्थित है जिससे निकलने वाली प्रकाशीय किरण एक जो मुख्य अक्ष से होकर जाती है बिना अपनी दिशा से विचलित हुए सीधी निकलती है। इस सतह का निर्माण जिस खोखले गोले से कार्य करते हुआ उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र C कहलाता है। ये किरण C से निकल जाएगी। दूसरी किरण सपोज करें सतह APB के किसी बिंदु S पर आपतित होती है। यदि ये सीधी जाती तो इस रास्ते से जाती हुई K की दिशा में प्रस्थान करती, किंतु चूंकि बिंदु S अथवा इस सतह पर पड़ने के बाद माध्यम परिवर्तित हो रहा है और हम जानते हैं कि जब भी कोई प्रकाशीय किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो एकाएक वेग परिवर्तन के कारण अपनी दिशा से विचलित हो जाती है, डिविएशन होता है, उसका अपवर्तन होता है, अर्थात ये किरण
सीधी न जाकर के अपने दिशा से विचलित हो। किस दिशा में विचलित होगी? तो यदि μ2 इज ग्रेटर देन μ1 हो, अर्थात प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हो तो अपवर्तन के बाद अभिलंब की दिशा में झुकेगी। हम जानते हैं कि किसी भी गोलीय सतह के किसी बिंदु वक्रता केंद्र से इस सतह के किसी बिंदु पर कोई रेखा खींची जाए तो वो रेखा अभिलंब का कार्य करती है। सतह APB का वक्रता केंद्र C है। C से बिंदु S पर जो किरण खींचेंगे वो किरण अभिलंब का कार्य करेगी। अब ये किरण OS सीधी जाती तो K की दिशा में जाती, लेकिन अपवर्तन के बाद इसे मुड़ना है, ये अपनी दिशा से विचलित होगी और इस दिशा में जाएगी L की दिशा। पीछे कहीं देखा जाए इधर से तो ये किरण SL जो है ये इधर कहीं से आती हुई महसूस होगी, तथा इस मुख्य अक्ष के किसी बिंदु I पर आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करती हुई प्रतीत होगी। अर्थात इस वस्तु O का सतह से वस्तु की दिशा में आभासी प्रतिबिंब I प्राप्त हो। पुनः एक बार देखते हैं। माना कोई उत्तल अपवर्तक सतह APB है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C और मुख्य अक्ष PC है। मुख्य अक्ष पर ध्रुव P से कुछ अधिक दूरी पर कोई बिंब O स्थित है जिससे निकलने वाली प्रकाशीय किरणें सतह APB से अपवर्तक के बाद वस्तु की दिशा में एक आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज I का निर्माण करती है। यदि अभिलंब के द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण अल्फा अपवर्तित किरण के द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण बीटा तथा आपतित किरण के द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण थीटा हो। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण I कहलाता है और ये अपवर्तित किरण ये अभिलंब है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण R कहलाता है। सबसे पहला काम हमारा ये होगा इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए इस आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R का मान अल्फा बीटा और थीटा के टर्म में ज्ञात करें। यदि हमने I और R की वैल्यू अल्फा बीटा और थीटा के टर्म में निकाल लिया तो हमारा काम यहाँ तक पहुँचने का बहुत ही आसान हो जाता है। कंस्ट्रक्शन को एक बार फिर से समझने की कोशिश करें, क्योंकि यदि हमने कंस्ट्रक्शन को समझ लिया, फिगर अच्छी तरह से ड्रॉ कर लिया तो इस इक्वेशन को प्रूव करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसको रटने की जरूरत नहीं, एक बार समझने की जरूरत है। हमने माना कोई उत्तल अपवर्तक सतह APB है जो μ1 तथा μ2 अपवर्तनांक वाले दो माध्यमों को विभाजित करता है। इस सतह का ध्रुव P वक्रता केंद्र C तथा मुख्य अक्ष PC है। सतह से μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में मुख्य अक्ष के किसी बिंदु O पर कोई प्रकाशीय बिंदु स्रोत स्थित है जिसका प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंदु O से खींची गई प्रकाशीय किरणें यदि μ2 इज ग्रेटर देन μ1 हो तो अपवर्तन के बाद वस्तु की दिशा में एक आभासी प्रतिबिंब I का निर्माण करती हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का ये कोण I मिलता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण R मिलता है।
कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाते हुए पुनः हमने माना कि यदि अभिलंब अपवर्तित किरण तथा आपतित किरणों के द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाए गए कोण क्रमशः अल्फा, बीटा एवं थीटा हो तो आई और आर की वैल्यू अल्फा, बीटा, थीटा के टर्म में निकालने के लिए थोड़ी हमें आसानी हो समझने के लिए इसके लिए इस मुख्य अक्ष के समानांतर एक डॉट 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 लाइन ड्रॉ करेंगे। डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करने से फायदा क्या हुआ कि हमें यह दिख रहा है कि ये पूरा कोण आई है। यदि इस कोण में इस कोण को ऐड कर दिया जाए तो ये आई पूरा मिल जाएगा। फिगर से हम समझ सकते हैं कि ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। एकांतर कोणों का मान हमेशा बराबर होता है, इसलिए ये कोण थीटा है तो ये कोण क्या होगा, थीटा होगा। दूसरा, ये कोण और ये कोण संगत कोण कहलाते हैं। चूंकि ये कोण अल्फा है तो ये भी कोण अल्फा होगा, क्योंकि संगत कोणों का मान भी हमेशा बराबर होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि थीटा प्लस अल्फा बराबर आई या अल्फा प्लस थीटा बराबर आई। आई का मान अल्फा और थीटा के योग के बराबर है। तो यहां लिख सकते हैं कि चित्रानुसार अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू आई, या ऐसे लिखें आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा इक्वेशन 1। इसी तरह से आर की वैल्यू निकालनी है तो फिगर को देख के हम समझ सकते हैं कि यदि इस एंगल में इस एंगल को ऐड कर दें तो ये पूरा अपवर्तन कोण आर हमारे सामने आ जाता है। अब चूंकि ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है और ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और ये कोण इस कोण के साथ संगत कोण का संबंध रखता है, इसलिए ये बीटा है तो ये कोण भी बीटा होगा। मीन्स अपवर्तन कोण आर बराबर अल्फा प्लस बीटा लिखा जा सकता है। आर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन सेकेंड। जैसे ही आई और आर की वैल्यू अल्फा, बीटा और थीटा के टर्म में निकल गया, उसके बाद हम यूज करते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। पिछले क्लास में भी हमने बताया था सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम के सममित रूप के समीकरण से हम जानते हैं कि म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। इक्वेशन थर्ड, पिछले डेरिवेशन में भी हमने देखा था कि यदि कोण आई और आर का मान बहुत ही कम हो तो साइन आई आई के बराबर और साइन आर आर के बराबर होता है। बिकॉज फॉर ए स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यदि छोटे कोण थीटा के लिए साइन थीटा थीटा के बराबर होगा तो कोण आई और आर का मान यदि बहुत ही कम हो तो साइन आई को आई और साइन आर को आर लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं यदि कोण आई एवं कोण आर का मान बहुत ही कम हो तो समीकरण 3 से क्या मिलेगा, समीकरण 3 से म्यू1 आई इज इक्वल टू म्यू2 आर। इक्वेशन नंबर, स्नेल के नियम के सममित रूप के समीकरण म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर में हमने माना कि कोण
आई और आर का मान बहुत ही कम है। और हम जानते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोण थीटा का मान बहुत ही कम हो तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। उसी तरह से साइन आई आई के बराबर होगा और साइन आर आर के बराबर होगा। यदि कोण आई एवं कोण आर का मान बहुत ही कम हो तो समीकरण 3 से हम लिख सकते हैं μ1 sin i के जगह पर i तो μ1 i इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। इक्वेशन 4 में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से i और r की वैल्यू पुट करेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से कोण i एवं कोण r का मान 4 में रखने पर 4 नंबर समीकरण में पुट कर देंगे। क्या मिलेगा? μ1 इंटू आई की वैल्यू अल्फा प्लस थीटा, यहां लिख देंगे अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स μ2 इंटू आर। μ2 तो μ2 हो जाएगा, आर की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, यहां हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब यदि कोण आई और आर का मान कम हो तो जाहिर है कि कोण अल्फा बीटा और थीटा का मान भी बहुत कम होगा, क्योंकि कोण आई और आर का मान कम होने के लिए बिंदु एस को बिंदु पी के निकट आना पड़ेगा। यदि बिंदु एस बिंदु पी के नजदीक होगा तो ये कोण आई और कोण आर छोटे छोटे हो जाएंगे, और जैसे जैसे बिंदु एस बिंदु पी के निकट आता जाएगा ये किरणें, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों नीचे की ओर झुकती जाएंगी, और ये तीनों जब नीचे की ओर झुकेंगी तो अल्फा भी छोटा होगा, थीटा भी छोटा होगा और बीटा भी छोटा होगा। तो जैसे ही आई और आर का मान छोटा होगा कोण अल्फा बीटा और थीटा का मान भी छोटा हो जाएगा, और जब कोण छोटा हो, बहुत ही छोटा हो, उसकी वैल्यू बहुत ही कम हो, तो tan थीटा भी थीटा के बराबर होता है। फॉर स्मॉल एंगल्स tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। तो यदि कोण अल्फा बीटा और थीटा का मान बहुत ही कम हो, यहाँ लिखें यदि समीकरण 5 में कोण अल्फा, कोण बीटा एवं कोण थीटा का मान बहुत ही कम हो तो क्या मिल जाएगा? μ1 फॉर स्मॉल एंगल्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं, तो अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं, थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं, बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं। तो यहां लिख देंगे अल्फा की वैल्यू tan अल्फा प्लस थीटा इज tan थीटा इज इक्वल टू μ2 इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा। चित्रानुसार μ1 इंटू tan अल्फा। अब देखा जाए, यदि बिंदु एस और बिंदु पी बहुत पास पास हो, बहुत नजदीक हो, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। अब इस ट्रायंगल के लिए त्रिभुज SPC के लिए ये कोण अल्फा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब इसका होगा SP, आधार होगा PC, तो tan थीटा को लिख सकते हैं SP अपॉन PC प्लस उसी तरह से tan थीटा, कोण थीटा यहाँ है तो इसके लिए त्रिभुज ये लेंगे
SPO और त्रिभुज SPO के लिए लंब हो जाएगा SP, आधार हो जाएगा PO। तो यहाँ लिखेंगे SP अपॉन PO इक्वल्स μ2 तो μ2 रहेगा। tan अल्फा कोण अल्फा यहाँ है, तो इसके लिए ट्रायंगल लेंगे SPC ट्रायंगल के लिए लंब हो जाएगा SP, आधार हो जाएगा PC। SP अपॉन PC प्लस tan बीटा कोण यहाँ है, इसके लिए त्रिभुज हो जाएगा ISP। त्रिभुज ISP के लिए SP लंब होगा, PI आधार होगा। tan बीटा की जगह पर लिख देंगे SP अपॉन PI। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप सभी को। कहीं अगर समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। यहाँ SP कैंसिल हो जाएंगे, छुट्टी पर घर चले जाएंगे, जो बचेगा उसको यहाँ पे नोट कर देंगे। μ1 इंटू 1 अपॉन PC प्लस 1 अपॉन PO इक्वल्स μ2 इंटू 1 अपॉन PC प्लस 1 अपॉन PI। ब्रैकेट को हटा दें तो यहां लिख सकते हैं या μ1 अपॉन PC प्लस μ1 अपॉन PO इज इक्वल टू μ2 अपॉन PC प्लस μ2 अपॉन PI। इक्वेशन नंबर 6। मैक्सिमम वर्क हमने कर लिया अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। अब PC, PO और PI का मान इस चित्र के अनुसार चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देंगे। यहां लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार समीकरण 6 में PC, PO एवं PI, PC, PO एवं PI का मान रखने पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार समीकरण 6 में PC, PO और PI की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद उसको कैलकुलेट करके अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। लिखें μ1 तो μ1 होगा, μ1 अपॉन PC। P ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से सूचित किया जाता है। देन PC को लिख सकते हैं R प्लस राइट साइड है इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। μ1 अपॉन PO, μ1 अपॉन PO। P ध्रुव है, बिंदु O पर वस्तु स्थित है, तो ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को U से सूचित किया जाता है। U हो जाएगा, ये U लेफ्ट साइड है या आपतित किरण के गति के विपरीत दिशा में है, इसलिए इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। यहाँ लिख देंगे -U इज इक्वल टू μ2 अपॉन PC। μ2 तो μ2 होगा, PC यहाँ R थी तो यहाँ भी PC क्या हो जाएगा, R हो जाएगा प्लस μ2 अपॉन PI। बिंदु P ध्रुव है, बिंदु I पर प्रतिबिंब निर्मित हुआ, प्रतिबिंब की दूरी को V से सूचित किया जाता है और ये सतह से लेफ्ट साइड है या कहे कि आपतित किरण की गति की दिशा के विपरीत दिशा में है, इसलिए इसकी वैल्यू निगेटिव होगी और इसकी वैल्यू निगेटिव होगी तो ये हो जाएगा माइनस। जैसे ही चिन्ह परिपाटी से हमने वैल्यू पुट किया, अब चित्र की कोई विशेष जरूरत नहीं है, चित्र को हम लोग हटा दें ताकि जगह बन जाए कुछ और लिखने के लिए। ये चित्र को हमने हटा दिया।
इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपल बनाएं, लिख सकते हैं μ1 अपॉन r प्लस माइनस माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 अपॉन r प्लस माइनस माइनस μ2 अपॉन v। अब ये r वाले दो अलग अलग साइड हो गए हैं तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसलिए इनको एक साइड कर दें। μ1 अपॉन r को राइट साइड लेकर के जाएंगे तो माइनस μ1 अपॉन r हो जाएगा, और माइनस μ2 अपॉन v को लेफ्ट साइड लेकर के आ जाए तो हो जाएगा प्लस μ2 अपॉन v। सबसे पहले इस माइनस μ2 अपॉन v को लेकर के आए लेफ्ट साइड तो ये हो जाएगा प्लस μ2 अपॉन v, यहाँ है माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स यहाँ पहले से लिखा है μ2 अपॉन r, और ये यहाँ से जाएगा तो हो जाएगा माइनस μ1 अपॉन r। एलसीएम ले लें, इसको लिख सकते हैं या μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। हमारा इक्वेशन यहाँ पे प्रूव होता है। स्पेशल केस, यदि वस्तु हवा या निर्वात में हो, वस्तु हवा या निर्वात में हो का मतलब कि पहला माध्यम मात्रा जो म्यू था μ1, वो μ1 हवा का अपवर्तनांक। तो यदि वस्तु हवा में होगी तो μ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि हमें पता है कि हवा या निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है। μ1 इज इक्वल टू 1 लिख देंगे, और जब μ1 इज इक्वल टू 1 लिख देंगे तो μ2 लिखने का कोई मतलब नहीं, μ2 को हम केवल μ भी लिख सकते हैं। तो यदि वस्तु हवा या निर्वात में स्थित हो, यदि वस्तु हवा या निर्वात में स्थित हो तो समीकरण, इसको एक समीकरण ले लें 7 में μ1 बराबर 1 और μ2 बराबर μ रखने पर क्या मिल जाएगा, μ2 जहां है वहां μ लिख देंगे, जहां μ1 है वहां 1 लिख देंगे, देन μ अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ माइनस 1 अपॉन। एक इक्वेशन हमें ये मिल जाता है। इक्वेशन सारे याद रखने हैं, मेन फार्मूला ये है। ये स्पेशल केस है, यदि वस्तु हवा या निर्वात में स्थित होगी तो μ2 को μ लिख देंगे, μ1 को 1 लिख देंगे, एक नया इक्वेशन बनेगा μ अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ माइनस 1 अपॉन r। इस तरह से हमारा ये अपवर्तन का समीकरण उत्तल सतह के लिए जब प्रतिबिंब आभासी बनता हो प्रमाणित होता है। और ये इक्वेशंस अक्सर 12th के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए एक बार अच्छी तरह से समझने के बाद बार बार इसको लिख करके थोड़ा अभ्यास कर लें। अभ्यास करने से स्टेप्स समझ में आ जाते हैं कि सबसे पहले हमें फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद उसका कंस्ट्रक्शन लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद I और R की वैल्यू अल्फा बीटा थीटा के टर्म में निकालनी है। उसके बाद स्नेल्स के नियम का सममित रूप यूज करना है, न्यूमन साइन I बराबर μ2 साइन R। उसके बाद I R की वैल्यू छोटी मान करके और साइन I को I साइन R को R पुट करना है, फिर उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए अपने चरम स्थिति तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना है। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, केवल स्टेप्स को याद रखना है, पूरे डेरिवेशन को याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई याद रखता भी नहीं है। स्टेप्स याद करें, समझें, बार अभ्यास करें और इक्वेशंस को दिमाग में हमेशा याद रखें ताकि आगे न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करें हम तो इन इक्वेशन का वहां पर आसानी से यूज कर सकें। नेक्स्ट क्लास में किसी और नए
बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। इस इक्वेशन को आप उत्तल सतह के लिए खुद करने का प्रयास करेंगे जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता हो। यदि आप कर सकें तो बहुत अच्छा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रियल इमेज के लिए इक्वेशन μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r को ड्राइव करने में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं कोशिश करूंगा उसको भी करा दूं। और अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।